हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नए वीडियो के साथ वापस। इसमें हम बात करने वाले हैं इंडियन जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इसमें मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं जिसमें हमारा हिस्ट्री और पॉलिटी ज्योग्राफी तीनों से होगा। ठीक है, इसमें हम 80+ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो आगामी एग्जाम 5 मार्च कनिष्ठ साई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए अब 2-3 दिन ही बचे हैं तो आपको जल्दी जल्दी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करने हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व की थी। तो जो अंतिम मौर्य सम्राट था वो कौन था? बृहद्रथ था। ठीक है, बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था। इसकी हत्या करने के पश्चात किस व्यक्ति ने शुंग वंश की स्थापना करी? वो भी कब करी? 185 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 185 बीसी में इसने क्या करी? शुंग वंश की स्थापना करी। तो वो कौन था? ये था हमारा पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी 185 बीसी में। अब देखिए पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? अब जो ये पुष्यमित्र शुंग था जिसने बृहद्रथ की हत्या की, ये पहले क्या हुआ करता था? बृहद्रथ की राजकीय सेना में एक पद पर आसीन हुआ करता था। वो पद कौन सा था? सेनापति का पद था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग क्या था? बृहद्रथ का सेनापति था और अपने ही राजा को मार के ये शुंग वंश की स्थापना करता है। अगला क्वेश्चन है, कण्व या काण्व वंश का संस्थापक कौन था? जो कण्व वंश था या काण्व वंश था, इनका संस्थापक कौन था? वो था वसुदेव। वसुदेव ने करी थी कण्व वंश की स्थापना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? जो सातवाहन वंश था या फिर इसको आंध्र सातवाहन वंश भी बोला जाता है, तो इसका संस्थापक कौन था? ये था हमारा सिमुक। ठीक है, सिमुक क्या था? आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक था। अब देखिए गाइस, इसमें मैंने ना एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, मेडिवल हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, तीनों फॉर्मेट से क्वेश्चन इंक्लूड करें। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है। तो हम तीनों फॉर्मेट को करेंगे 10-10, 15-15 क्वेश्चन सबसे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारों के रूप में काम किया था। जो सातवाहन थे इन्होंने पहले क्या किया था? स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। तो ये किसके अधीन किया था उन्होंने? ये किया था मौर्यों के अधीन। ठीक है, मौर्यों के अधीन सातवाहनों ने पहले क्या किया था? अधिकारियों के रूप में काम किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? अब कुषाण वंश आपने पढ़ा होगा, तो कुषाण वंश का ऐसा कौन सा नेता था जो बाद में क्या बन गया था? बौद्ध बन जाता है। ठीक है, तो वो कौन था? कनिष्क था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? जब कुषाण काल चल रहा था, कुषाण काल के दौरान जो मूर्तिकला की शैली होती थी, गांधार शैली, ये निम्नलिखित में से किसका मिश्रण था? तो ये किसका मिश्रण था? ये था हमारा भारत ग्रीक शैली का मिश्रण। ठीक है, जो भारत ग्रीक शैली होता था उसका मिश्रण था गांधार शैली, जो कुषाण काल के दौरान काफी इंपॉर्टेंट था मूर्तिकला के लिए। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी थी। तो कनिष्क जो राजा थे इनकी राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर थी। ठीक है, पुरुषपुर कनिष्क की राजधानी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? यह है पेशावर। अभी के टाइम पे जो पेशावर है, पेशावर का नाम था उस टाइम पे पुरुषपुर। अगला क्वेश्चन है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? जो चरक थे एक महान विद्वान, तो ये जो चरक थे ये किसके राज चिकित्सक थे? तो ये थे हमारा कनिष्क के। ठीक है, कनिष्क के क्या थे? ये चिकित्सक थे। अब देखिए, अब कुछ क्वेश्चन हम मेडिवल हिस्ट्री से करेंगे और जो 1857 ईस्वी की क्रांति हुई उसके बाद क्या होता है इसको देखते हैं। देखिए, देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जो देवबंद आंदोलन हुआ था, इस देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान व्यक्ति का नाम बताना है जिन्होंने क्या किया? स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वो थे अबुल कलाम आजाद। ठीक है, ये देवबंद आंदोलन से जुड़े थे और स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला है, शारदा मणि कौन थी? तो ये जो शारदा मणि थी ये थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। ठीक है, जो रामकृष्ण परमहंस थे उनकी पत्नी का नाम था शारदा मणि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय का
अगला क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। जो राजा राममोहन राय थे, इन्होंने क्या करी थी? ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। तो ये किस सन में करी थी? इन्होंने 1828 ईस्वी में करी थी। ठीक है, 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। ठीक है, अब देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने 1828 ईस्वी में करी और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर इन्होंने 1829 ईस्वी में क्या किया? सती प्रथा का अंत किया और एक ठगी प्रथा होती थी उसका अंत किया था। ठीक है, 1829 ईस्वी में किसके साथ मिलकर? विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर। ठीक है, विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर इन्होंने 1829 ईस्वी में, ठीक है, 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया था राजा राममोहन राय ने। अगला क्वेश्चन है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? जो कूका आंदोलन हुआ था, इसको किसने संगठित किया था? ये किया था गुरु राम सिंह ने। ठीक है, गुरु राम सिंह ने किया था कूका आंदोलन को संगठित। अब ये क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। जो रिसेंटली ही पटवारी का पेपर हुआ था ना, तो पटवारी के पेपर में ये पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, तो इनमें से दयानंद सरस्वती ने क्या स्थापित करा था? ये करा था इन्होंने आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना करी थी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद, न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। जो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, वो कौन थे? वो थे हमारी स्वामी विवेकानंद। ठीक है, कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी थे। अगला है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? जो स्वामी विवेकानंद जी थे, इन्होंने एक मिशन की स्थापना करी थी जो था रामकृष्ण। ठीक है, रामकृष्ण मिशन। तो इस मिशन की स्थापना इन्होंने कब करी थी? ये करी थी इन्होंने 1896 ईस्वी में। ठीक है, 1896 ईस्वी में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन है, तुहफात उल मुहव्वद्दीन के रचनाकार हैं। तुहफात उल मुहव्वद्दीन के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय के द्वारा लिखी गई एक रचना है। अगला है, 1856 ईस्वी में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। तो इनमें से कौन सा कानून पारित हुआ था 1856 ईस्वी में? ठीक है, तो देखिए धार्मिक अयोग्यता कानून हो गया, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून हुआ, ये दोनों क्या हुए थे 1856 ईस्वी में ये कानून पारित हुए थे। तो इसका ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, क्योंकि पहला और तीसरा कथन क्या है? बिल्कुल सत्य है। तो अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो लोक हितवादी किसे कहा जाता है? ये बोला जाता है गोपाल हरि देशमुख को। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कुछ जो भारतीय स्वतंत्रता अभियान चला था, स्वतंत्रता आंदोलन जो चले थे उस टाइम के क्वेश्चन है, तो इनको देखते हैं। तो देखिए, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? जो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत हुई थी भारत में, ये किसने की थी, किसके द्वारा हुई थी? ठीक है, तो ये हुई थी हमारा 1919 का जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स हुआ था ना, जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स हुआ था, ये पद्धति के अनुसार ही सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों में ये नई पद्धति शुरू हुई थी। ठीक है, 1909 का जो मार्लो मिंटो रिफॉर्म्स था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? जो गर्म दलीय आंदोलन था, इसका पिता किसे कहा जाता है? ये बोला जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, अब दो पंथ हुआ करते थे उस टाइम पे, एक गरम दल होता था। ठीक है, एक गरम दल और एक नरम दल। ठीक है, नरम दल में जैसे महात्मा गांधी हो गए जो अहिंसा वाले थे, गरम दल में हुए थे जो हिंसा वाले थे, मतलब मार धाड़ वाले थे। ठीक है, तो उसके जो आंदोलन का जो पिता बोला जाता है वो बोला जाता है बाल गंगाधर तिलक को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे? पहले क्या थे? ये क्रांतिकारी थे और बाद में एक योगी बन गए थे, तपस्वी बन गए थे, दार्शनिक बन गए थे। ठीक है, तो ये थे हमारे अरविंद घोष। ठीक है, अरविंदो घोष क्या थे? पहले क्रांतिकारी थे, बाद में ये योगी बन गए थे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1909 ईस्वी में मैडम भिखाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो जो मैडम भिखाजी कामा थी, ठीक है, भिखाजी रुस्तम कामा, इन्होंने पेरिस में एक पत्र का प्रकाशन किया था और ये करती रहती थी उसका 1909 ईस्वी में। ठीक है, तो वो कौन सा पत्र था?
अगला क्वेश्चन है भारतीय क्रांति की जननी मतलब मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, ठीक है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो ये बोला जाता है हमारा मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को बोला जाता है मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? 1906 में होती है। तो उस समय उनके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? तो उनके उद्देश्य में कौन सी बातें शामिल नहीं थी? तो देखिए द्विराष्ट्र सिद्धांत उनके उसमें नहीं था, पाकिस्तान की मांग भी वो लोग नहीं करते थे, भारत का सांप्रदायिक विभाजन भी वो लोग नहीं चाहते थे, ठीक है। तो उपयुक्त सभी क्या हो जाएंगे? राइट आंसर, मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों कथन उनके उद्देश्यों में शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन है 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? जो 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट हुआ था, इसके प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक थे एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट क्या थे? 1916 के मद्रास होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक थे। अगला क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने काफी पुस्तकें लिखी थी और काफी साप्ताहिक पत्रिकाएं भी इन्होंने निकाली थी। तो इनमें से एक इनकी कौन सी पत्रिका थी? ये थी केसरी, ठीक है, केसरी नाम की पत्रिका शुरू की थी बाल गंगाधर तिलक ने। अगला है शेरे पंजाब या फिर पंजाब केसरी किसका उपनाम है? किस व्यक्ति को बोला जाता है शेरे पंजाब या फिर पंजाब केसरी? तो ये बोला जाता है हमारा लाला लाजपत राय को, ठीक है। जो लाला लाजपत राय थे जिनकी लाठियों से मारकर हत्या कर दी जाती है, तो इन्हीं को बोला जाता था शेरे पंजाब या फिर पंजाब केसरी। अब आपने बचपन में पढ़ा होगा लाल बाल पाल करके, ठीक है, लाल बाल पाल पढ़ा होगा। तो ये तीन व्यक्ति थे प्रमुख, जिसमें लाल था लाला लाजपत राय, बाल था बाल गंगाधर तिलक, पाल था बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो 1912 ईस्वी का ऐतिहासिक महत्व क्या था? क्या ऐसा हुआ था 1912 ईस्वी में जो इतिहास के पन्नों पर छप गया, ठीक है। तो 1912 ईस्वी में जो मुख्य हुआ था, ये हुआ था राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण, ठीक है। पहले हमारी राजधानी कहाँ होती थी भारत की? वो होती थी कोलकाता, लेकिन बाद में 1912 ईस्वी में क्या हुआ था? दिल्ली इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद कर लेना। अब देखिए ये थे हमारे हिस्ट्री के 30+ क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे पॉलिटी के क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं इनको शामिल करने का जो विचार आया था वो किस देश के संविधान से लिया गया था? ये लिया गया था पूर्व सोवियत संघ से, ठीक है। जो पूर्व सोवियत संघ था यहां से लिया गया है मूल कर्तव्यों को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? ये समिति थी हमारी स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति ने क्या करी थी? अनुशंसा की थी मौलिक कर्तव्यों को किस में शामिल करने के लिए? संविधान में शामिल करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? तो किस वर्ष किया गया संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित? तो ये किया जाता है 1976 ईस्वी में, ठीक है। 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन होता है, तो 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 ईस्वी में क्या होता है? मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया तो कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया? ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इस संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हमारा मौलिक कर्तव्यों के नाम से, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्न में से किससे करना सर्वाधिक उचित रहेगा? ये रहेगा ब्रिटेन के सम्राट से, ठीक है। जो ब्रिटेन के सम्राट है उनसे भारत के राष्ट्रपति की तुलना करना बिल्कुल उचित रहेगा।
अगला क्वेश्चन है भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति होता है कार्यपालिका का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, तो संघ की जो कार्यपालिका है इसकी शक्ति किसमें निहित है? यह है राष्ट्रपति में निहित। अगला है भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होता है राज्य का प्रधान। ठीक है, राज्य का प्रधान होता है भारत का राष्ट्रपति, और भारत का राष्ट्रपति ही देश का फर्स्ट नागरिक होता है। ठीक है, पहला नागरिक कौन होता है देश का? भारत का राष्ट्रपति होता है। और किसी भी राज्य का पहला नागरिक कौन होता है? वो होता है राज्यपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो ये मैं बता चुका हूं, ये होता है राष्ट्रपति। ठीक है, संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। अब देखिए कुछ और क्वेश्चंस हैं, इनको भी करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम संख्या है। अब जो कोरम संख्या होती है लोकसभा और राज्यसभा में, तो ये कितनी होती है? ठीक है, ये होनी चाहिए कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। ठीक है, अगर देखिए लोकसभा या राज्यसभा में जब भी कोई मीटिंग वगैरह होती है तो उसमें 1/10 सदस्य उपस्थित होना आवश्यक है। मान लिया जाए अगर 50 सदस्य अगर राज्यसभा या लोकसभा में है, फॉर एग्जांपल 50 सदस्य हैं, तो उसमें से 1/10 का मतलब 5 सदस्य उसमें होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या है। अब ये बात हो रही थी लोकसभा और राज्यसभा के लिए, अब सिर्फ राज्यसभा के लिए पूछा गया है, तो इसमें कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए हमारा कम से कम 25। ठीक है, कम से कम 25 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो जो राज्यसभा होती है इसको भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये होता है हमारा इनमें से किसी के पास नहीं। ना ही इसको राष्ट्रपति कर सकते हैं, ना ही उच्चतम न्यायालय कर सकते हैं, ना ही उपराष्ट्रपति कर सकता है। इनमें से कोई नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो मैं बता चुका हूं उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, राज्यसभा का मुख्य होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? ठीक है, किस सदन में अध्यक्ष क्या नहीं होता? उस सदन का सदस्य नहीं होता। तो ये नहीं होता राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा में अध्यक्ष क्या नहीं होता? उस सदन का सदस्य नहीं होता। अध्यक्ष के लिए एक पद अलग सा होता है, बाकी उसमें सदस्य होते हैं। अब देखिए राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? जो राज्यसभा के सभापति का चुनाव होता है वो कौन करता है? ये करता है हमारा लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। लोकसभा एवं राज्यसभा के जितने सदस्य होते हैं ये सब मिलकर राज्यसभा के सभापति का चुनाव करते हैं, जो कि उपराष्ट्रपति होता है, प्रधान सदस्य। ठीक है, प्रधान मतलब प्रधान होता है उनका। ठीक है, अगला है राज्यसभा का सभापति। ठीक है, राज्यसभा का सभापति लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। जो राज्यसभा का सभापति होता है वो लोकसभा एवं राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? जो असदस्य द्वारा की जाती है तो ये किसकी अध्यक्षता होती है? ये होती है राज्यसभा की। ठीक है, राज्यसभा की जो अध्यक्षता होती है ये असदस्य द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? अगर देखिए राज्यसभा में जो सभापति है वो अनुपस्थित होता है तो राज्यसभा का कार्य कौन संचालित करेगा? तो ये करेगा हमारा उपसभापति। ठीक है, जो उपसभापति होता है ये करेगा राज्यसभा में जो राज्यसभा का कार्य होता है उसको संचालित। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं इनका निर्वाचन कौन करता है? ये करते हैं राज्यसभा के सदस्य। ठीक है, ये भी राज्यसभा के सदस्य ही करते हैं। तो ये थे पॉलिटी के 20+ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए अब हम बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। तो देखिए पहला क्वेश्चन है उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा कौन सा
दर्रा है जो उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा लिपुलेख दर्रा। ठीक है, तो देखिए जो लिपुलेख दर्रा है ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, यहीं से क्या होती है, कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बताना है इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो ये नहीं होगा हमारा नाथुला अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नाथुला अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा। बाकी देखिए लिपुलेख कहाँ है, उत्तराखंड में है। रोहतांग कहाँ है, हिमाचल में है। पालघाट कहाँ है, केरल में है। लेकिन नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। नाथुला जो है हमारा ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टोगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? जो टोगुप दर्रा है, टोगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? ये जोड़ता है हमारा म्यांमार के साथ। ठीक है, म्यांमार के साथ जोड़ता है भारत को। अगला है खैबर का दर्रा कहाँ है? जो खैबर का दर्रा है ये पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है पालघाट निम्न में से किनके मध्य स्थित है? जो पालघाट है ये निम्न में से किनके मध्य स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारा नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में। ठीक है, नीलगिरी तथा अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में स्थित है पालघाट। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं होगा हमारा जेलैपला दर्रा। ठीक है, बाकी बाराला दर्रा, पाचाला दर्रा, सिपकीला दर्रा ये सब हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन जेलैपला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? तो जो जोजिला दर्रा है और बुर्जिल दर्रा है ये दोनों दर्रे किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? तो ये हो जाएंगे हमारे जम्मू कश्मीर में स्थित। अगला है निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हमारा बनिहाल दर्रे को। बनिहाल दर्रे को माना जाता है जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में। अगला है निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो लेह जाने का रास्ता किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो ये गुजरता है जोजिले दर्रे से। ठीक है, जो जोजिला दर्रा है यहां से होकर ही हम लेह में जा सकते हैं। अगला है डैश हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा आकर्षण स्थल है। तो क्या है हिमाचल प्रदेश में? ये है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में एक आकर्षण का स्थल है, बहुत बड़ा आकर्षण स्थल है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ी अलवण जल यानी स्वच्छ झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो स्वच्छ जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये हो जाएगी हमारी वुलर झील। और आप लोग कमेंट में बताना कि वुलर झील कहाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? जो लोकटक झील है ये राज्य में कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा हमारा मणिपुर में स्थित। अगला है उमियल झील किस राज्य में स्थित है? तो उमियल झील है हमारा मेघालय में स्थित। अगला है प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील है हमारा ओडिशा में स्थित। ठीक है, ओडिशा में है चिल्का झील। अगला क्वेश्चन है भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील जो वुलर झील है ये किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन देखिए भारत का वह सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1493 फीट है। तो देखिए सबसे बड़ा जलप्रपात मतलब वाटरफॉल कौन सा है भारत का जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1493 1493 फीट क्या है इसकी ऊंचाई है। तो ये हो जाएगा हमारा कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक। ठीक है, जो कुंचिकल वाटरफॉल है, कुंचिकल वाटरफॉल कहाँ है? कर्नाटक में है और ये सबसे बड़ा जलप्रपात है भारत का जिसकी ऊंचाई है 1493 फीट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए धुआंधार जलप्रपात डैश नदी पर स्थित है। जो धुआंधार जलप्रपात है ये कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारा नर्मदा नदी पर स्थित। अगला क्वेश्चन है जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जो जोग जलप्रपात है ये कहाँ स्थित है? ये स्थित हो जाएगा हमारा कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में स्थित है जोग जलप्रपात। अगला क्वेश्चन देखिए जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये किस नदी पर स्थित है? ये हो जाएगा हमारा
शरावती नदी पर स्थित, ठीक है। जो शरावती नदी है इस पर स्थित है जोग जलप्रपात, जो कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जो धुआंधार जलप्रपात है ये कौन सी नदी पर स्थित है? ये हो जाएगा हमारा नर्मदा नदी पर स्थित, ठीक है। नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात। तो ये थे गाइज आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें हमने 80+ एमसीक्यूज की बात करी, जो हमारा जीके जीएस से रिलेटेड था, जिसमें हमने सारे फॉर्मेट के क्वेश्चंस को देखा। तो यार होप करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पे नहीं आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और देखिए 2-3 दिन ही बचे हैं एग्जाम के, तो आप लोग काफी अच्छे प्रैक्टिस सेट ज्यादा प्रैक्टिस सेट करो, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा, क्विक रिवीजन हो जाएगा। मैं क्विक रिवीजन वीडियोज ही आपके लिए लाता हूं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। तो इसीलिए हमने 20-25 मिनट में 80+ क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।